स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, हिंदी की पेडागोजी की एक सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपको पहली क्लास पढ़ा दी, दूसरी क्लास पढ़ा दी है। पहली क्लास में मैंने आपको बता दी थी भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार और भाषा के सिद्धांत। दूसरी बार क्लास में मैंने आपको व्याकरण पढ़ा दिया, भाषा के कौशल पढ़ा दिए। भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब ये चारों कौशलों में से मैंने दूसरी वाली वीडियो में 3 कौशल पढ़ा दिए। सुनना कौशल पढ़ा दिया, बोलना कौशल पढ़ा दिया और पढ़ना कौशल पढ़ा दिया। अब इस वाली वीडियो में हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक तो लिखना कौशल पढ़ेंगे और बहुभाषिकतावाद पढ़ेंगे, बहुभाषिकतावाद पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम कि सुनना कौशल किसे कहते हैं, बोलना कौशल किसे, पढ़ना कौशल इससे पहले मैंने पढ़ा दिया। आज देखते हैं लेखन कौशल किसे कहते हैं। इन 4 कौशलों में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट कौशल है वो लेखन कौशल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, जब एक व्यक्ति अपने भावों व विचारों को प्रकट करने के लिए मौखिक भाषा में कुछ ध्वनियों का प्रयोग करता है। इन ध्वनियों को लिपिबद्ध और स्थायी करके जो रूप दिया जाता है उससे लेखन कौशल कहते हैं। समझना, लेखन कौशल किसे कहते हैं कि यानी जब एक व्यक्ति अपने विचार या भावों को प्रकट करता है तो मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। जब मौखिक भाषा का प्रयोग करेगा तो कुछ न कुछ ध्वनियों को निकालेगा, यानी किसका प्रयोग करेगा? ध्वनि को। लेकिन इन ध्वनियों को लिपिबद्ध करके और एक स्थायी रूप देकर जो लिखा जाता है उसको क्या नाम दिया गया है? लेखन कौशल नाम दिया गया है। यानी जब एक व्यक्ति अपने विचार या भाव को प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग करेगा और उन ध्वनियों को प्रयोग करने के बाद उन ध्वनियों को लिपिबद्ध और स्थायी करना, लिपिबद्ध और स्थायी करना क्या कहलाता है? लेखन कौशल। देखो, अभी मैं जो बोल रहा हूं मौखिक कौशल का प्रयोग कर रहा हूं। अब जो मैं बोल रहा हूं तो कुछ ध्वनियों का प्रयोग कर रहा हूं और ध्वनियों का प्रयोग करते समय जो मैंने ये लिखा है इसी को क्या नाम दिया गया है? लेखन कौशल नाम दिया गया। अब इसको देखेंगे नोट डाल के। देखो, लेखन कौशल को द्वितीयक या गौड़ कौशल या स्थायी कौशल भी कहते हैं। दूसरा देखेंगे
लेखन कौशल, प्रत्येक छात्र के लिए प्रोडक्ट तैयार कराता है। क्लियर है? अब एक बात यहां पर रखना है, तीसरी बात हम देखेंगे। लेखन कौशल प्रत्येक छात्र को अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का अवसर देता है। थोड़ा समझे, लेट टाइम भी। लेखन कौशल है, लेखन कौशल क्या होता है? जब एक व्यक्ति अपने भाव विचारों को प्रकट करता है, जब भाव विचार प्रकट करता है तो किनका प्रयोग करता है? ध्वनियों का प्रयोग करता है। जब ध्वनियों का प्रयोग करेगा तो उन ध्वनियों को लिपिबद्ध, यानी किसी भी भाषा में लिखना, किसी संस्कृत में, किसी में लिखना, और स्थायी करके जो रूप दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? लेखन कौशल दिया जाता है। लेकिन जो मैंने 3 नोट पॉइंट लिखे, बड़ा इंपॉर्टेंट लिखे, समझना। अगर वो ये कहता है कि लेखन कौशल को कौन सा कौशल कहते हैं, तो हमें बताना है द्वितीयक कौशल कौन सा कौशल कहते हैं, गौड़ कौशल, और कौन सा कहते हैं स्थायी कौशल के नाम से जाना। यानी एक बार जो हमने लिख दिया फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते, फिर उसके कोई दूसरा लिख सकते, कुछ और लिख सकते। लेकिन उसने ये भी कहा है यहाँ पर, लेखन कौशल प्रत्येक छात्र के लिए, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में पूछा रहा है कि उत्पादकस्य कौशल कौन सा है, लेखन कौशल को किस और कौशल के नाम से जाना जाता है, तो उत्पाद कौशल के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछे निम्नलिखित में से वो कौन सा कौशल है जो प्रत्येक छात्र को ज़्यादा से ज़्यादा विचार प्रकट करने के लिए, अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने के लिए कौन सा कौशल बल देता है? लेखन कौशल बल देता है। अब इसके हम उद्देश्य की बात करते हैं। लेखन कौशल के उद्देश्य, अब इसमें हम पहला पढ़ते हैं, यह छात्रों के विचार प्रकट करने पर बल देता है। दूसरा पढ़ेंगे, यह विराम चिन्हों का प्रयोग करना सिखाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यह शुद्ध वर्तनी पर बल देता है। नेक्स्ट देखेंगे, यह श्रुतलेख अनुलेख पर बल देता है। नेक्स्ट लिखेंगे, यह छात्रों को अक्षरों का ज्ञान कराता है। यह छात्रों को मात्राओं का ज्ञान कराता है। यह मौखिक कौशल का आधार भी माना जाता है।
इसके द्वारा एक छात्र में स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत की जा सकती है। इसके द्वारा एक छात्र में विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान कराया जा सकता है। यह शिक्षण को सरल व रुचिकर भी बनाता है। समझना इसको। लेखन कौशल पूरा लिखा हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, अगर वो पूछता कि भाषा के कौशल कितने हैं तो हमें बताने 4: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, ये 3 कौशल मैंने पहली वाली वीडियो में शूट कर दिया जो हिंदी की पेडागोजी की सीरीज चली है। लिखना कौशल किसे कहते हैं इसको समझा। देखो, जब एक व्यक्ति अपने विचार प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग करेगा और उन ध्वनियों को, अपने विचारों को, समय को प्रकट करने के लिए, उनको स्थायी रूप देने के लिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई है, उनको स्थायी रूप देने के लिए वो किस कौशल का प्रयोग करेगा? लेखन कौशल। अगर एक व्यक्ति अपने विचार खुलकर प्रकट कर रहा है लेकिन वो अपरिवर्तनशील विचार है तो कौन से कौशल का प्रयोग करेगा? बोलना कौशल का। लेकिन उन कौशलों को स्थायी रूप प्रदान करना है तो किस कौशल का प्रयोग करेगा? लेखन कौशल का। दोबारा समझे, अगर एक व्यक्ति के हम संवेगों, भावों, विचारों को स्थायी रूप प्रदान करेंगे तो कौन सा कौशल होगा? लेखन कौशल होगा। अब बात यहाँ पर यह भी आती है कि लेखन कौशल को कौन सा कौशल माना जाता है? तो द्वितीयक कौशल, गौण कौशल और स्थायी कौशल के नाम से भी जाना जाता है। अगर वो ये कहता है लेखन कौशल एक छात्र के लिए क्या प्रदान करता है, तो प्रोडक्ट यानी उत्पाद तैयार करता है। देखो, मैं इधर भी लिख दे रहा हूँ, थोड़ा समझना। इसको उत्पादकस्य कौशल भी कहा जाता है। यह संस्कृत में पूछा जाए। अगर वो ऐसे नहीं पूछ रहा तो ऐसे भी पूछ सकता है। कौन सा कौशल हमारा? लेखन कौशल। यानी जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूं, आप अपने यहां पर लिख रहे होंगे, लेकिन जब आप पेपर में देने जाएंगे तो जब तो मैं पढ़ा नहीं रहूंगा तो अपनी नोटबुक निकाल के उसको पढ़ लेना। वो कौन सा कहलाता है? हमारा उत्पादक। उत्पादक का मीन्स होता है जब हमारे पास कोई ना कोई ऐसी वस्तु होती है। अगर आपसे ये पूछे कौन सा कौशल अपने एक छात्र को अपने विचार खुलकर प्रकट करने पर बल देता है, तो 2 कौशल माने जाते हैं, बोलना कौशल और लिखना कौशल। लेकिन इन दोनों में अगर किसी के विचारों को स्थायी रूप दिया जाएगा तो कौन सा कौशल होगा? लेखन कौशल। अगर उनको अस्थायी रूप दिया जाएगा तो कौन सा कौशल होगा? मौखिक कौशल होगा। अब बात यहां पर आती है कि लेखन कौशल के उद्देश्य, इनको समझें। लेखन कौशल के उद्देश्य क्या है? देखो, जितने भी मैंने उद्देश्य लिखे हैं, इसमें ये वाला पहला जो मैंने लिखा है, ये वाला सिर्फ हमारा प्राइमरी पर लगेगा, अन्यथा इनमें से कोई सा भी प्राइमरी पर नहीं लगाना है। लेकिन एक छात्र को लेखन कौशल के बारे में बताना है तो मैं ये सब कुछ बताना पड़ेगा। लेकिन जब लेखन कौशल को हम प्राइमरी स्तर पर प्रयोग करेंगे तो सिर्फ पहला वाला पॉइंट लगेगा कि लेखन कौशल किसके द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। तो एक छात्र में उसके विचार खुलकर प्रकट करने पर बल देता है, वो कौन सा कौशल कहलाता है? लेखन कौशल कहता है। मैंने बोला लेखन कौशल यानी ये कौशल छात्रों को विचार कर प्रकट करने पर बल देता है। मैंने बोला कि आप ये पर लिखिए कि धरती पर पेड़ न होते तो क्या होता। आप अपने विचार खुलकर प्रकट लिख सकते हैं, खुलकर लिखिए, जितना लिखना उतना लिखिए। कौन सा कौशल कहलाएगा? लेखन। कोई पाबंदी तो है नहीं। दूसरा, यह विराम चिन्हों का प्रयोग करना सिखाता है। हाँ, एक होता पूर्ण विराम, एक होता अल्प विराम, एक होता अर्ध विराम, ये सब होते हैं। तीसरा होता है शुद्ध वर्तनी पर बल देता है। शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है छात्रों को ये लिखना सिखाना चाहिए, छोटा कैसे होता है, बड़ा कैसे होता है, छोटी बड़ी। शुद्ध अशुद्ध लिखना कौन सा कौशल सिखाता है? श्रुतलेख और अनुलेख। श्रुतलेख होता है सुनकर लिखना, अभी मैं बोल रहा हूं आप उसको लिखते चल रहे हैं, वो कौन सा? श्रुतलेख। अनुलेख जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया आप इसको नोट कर रहे हैं, वो अनुलेख। अनुलेख नकल करना, श्रुतलेख में सुनकर लिखना। यह छात्रों को अक्षरों का ज्ञान कराता है। हाँ, ये अक्षरों का भी ज्ञान कराएगा। आपको पता चलेगा कि छोटा आ, बड़ा आ, का, कबूतर, खा, करा, गा, ये कौन है, ये लेके जब मिलेंगे तभी तो होगा। इधर देखेंगे, यह छात्रों को मात्राओं का ज्ञान कराता है। भाई जब हमें कोई मात्रा, देखो इधर देखेंगे, ये होती है छोटी आ की मात्रा
और ये होती है बढ़िया की मात्रा, ये होती है छोटी की मात्रा और ये होती है बड़ी की मात्रा। लेकिन ये हमें दिखाई दे रही है तभी तो लिखी हुई, तभी तो ज्ञान करा रहा है। तो कौन सा कौशल छात्रों को मात्रा को ज्ञान कराएगा? लेखन कौशल। अब ये कह रहा है लेखक कौशल को किस कौशल की आधारशिला कहा जाएगा? देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लगा मैंने। अगर आपसे ये कहे कि लेखन कौशल को किस कौशल की आधारशिला कहा जाता है, तो आपको बताना है मौखिक कौशल को, यानी मौखिक कौशल की आधारशिला कहा जाता है। अभी मैं जो बोल रहा हूं आप उसे लिख रहे हैं, तो जो आप लिख रहे हैं वो कौन सा कौशल है? लेखन। जो मैं बोल रहा हूं कौन सा है? मौखिक। लेकिन बिना मौखिक के तो लेखन हो ही नहीं सकता। जब मौखिक होगा तो लेखन होगा, जब लेखन होगा तो आप किसी का मौखिक कौशल का अनुकरण करेंगे। सिंपल है। नेक्स्ट, इसके द्वारा एक छात्र में स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है। सब मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। अब शाम को इसको रिवाइज करेंगे तो अपने से अध्ययन करेंगे। स्वाध्याय का मीन्स होता है स्वयं से अध्ययन करना। नेक्स्ट, इसके द्वारा छात्र में विभिन्न संस्कृतियों ज्ञान कराया जा सकता है। अब मान लीजिए आपने बहुत सारी बुकें पढ़ी हैं, बहुत सारी संस्कृति पढ़ी है, राजस्थानी कैसी है, बिहार की कैसी है, उत्तराखंड की कैसी है, ये सब कौन बताता है? जो लिखी हुई बातें तो बताती है। यह शिक्षण को सरल और रुचिकर बनाता है। अब कुछ पिक्चर ऐसी होती है, जैसे मैप देखे होंगे आपने, प्रिंट समृद्ध वातावरण देखा हुआ कि छोटा आ बड़ा ए बी सी डी ई 1 2 3 4, ये मैप जो लगे होते हैं वो लिखित रूप में लगे होते हैं, तो वो शिक्षण को सरल और रुचिकर बनाते हैं। आप इसको नोट कर लें। आप लोग नोट कर लिए? हो गया? और बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग कहाँ हैं? पढ़ने का मन ही नहीं है ना आप लोगों का। सीटेट सर पर आ गया, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, फिर भी घर से निकलने का कोई मतलब ही नहीं। और जो आपके साथ आते वो कहाँ हैं? देखो, अब इन चारों कौशलों को मैं एक लाइन में बता देता हूँ नोट डाल के। अब इन चारों कौशलों को समझते हैं। सुनना कौशल को अन्य कौशलों का आधार माना जाता है। बोलना कौशल से किसी व्यक्ति के विशिष्ट क्षेत्र की पहचान होती है। जो अस्थायी और परिवर्तनशील होता है। बोलना कौशल प्रत्येक छात्र को अपने विचार प्रकट करने और भाषा प्रयोग के विविध अवसर देता है। पढ़ना कौशल
उस कौशल को कहते हैं जो अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ा जाए। बिना अर्थ के पढ़ना पठन कौशल नहीं होता है। लेखन कौशल को स्थायी या द्वितीय कौशल कहते हैं, जो एक छात्र के लिए प्रोडक्ट यानी उत्पाद तैयार कराता है। अब इन चारों को मैंने ऑल ओवर लिख दिया है, समझना। अगर आपसे ये पूछे, पहली बात तो ये आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना, ये चारों मैंने जो लिखे वो क्रम में लिखे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले मैंने आपको चारों को पढ़ा दिया। सुनना कौशल किसे कहते हैं, बोलना कौशल किसे कहते हैं, पढ़ना कौशल किसे कहते हैं, लेखन कौशल। अब इन चारों को एक ऑल ओवर रूप में लिख दिया जो आपको मिलना ही मिलना है। अगर आपसे ये पूछे किस कौशल को अन्य 3 कौशलों को आधार कहा जाता है, तो मैंने लिखा है सुनना कौशल को, यानी सुनना कौशल को अन्य 3 कौशलों का आधार कहा जाता है। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा मैंने ये पूछा है कि बोलना कौशल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना कि बोलना कौशल जो होता है वो किसी व्यक्ति के विशिष्ट क्षेत्र की पहचान करने के लिए, और ये कैसा होता है, अस्थायी और परिवर्तनशील होता है, हर समय चेंजेबल होता रहता है। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। लेकिन जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का होगा, जिस राज्य का होगा, वो अपनी भाषा का प्रयोग करेगा। जब भाषा का प्रयोग करेगा तो कौन सी भाषा होगी, मौखिक भाषा होगी। तो किसी व्यक्ति के विशिष्ट क्षेत्र की पहचान करने के लिए किस कौशल का प्रयोग किया जाएगा, बोलना है मौखिक कौशल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक ये भी कहता है कि बोलना कौशल प्रत्येक छात्र को अपने विचार और भाषा प्रयोग के, अपने विचार प्रकट करने और एक भाषा प्रयोग के विविध अवसर करने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बोलना कौशल का। देखो, अगर मैं एक व्यक्ति को एक से अधिक व्यक्तियों से मिलवाता हूं तो वो लिखकर बात करेगा या बोलकर बात करेगा, बोलकर बात करेगा तो कौन सा कौशल कहलाएगा, बोलना कौशल कहलाएगा। यानी एक व्यक्ति को मुझे ज्यादा से ज्यादा भाषा प्रयोग के अवसर देने, कौन सा कौशल है, बोलना कौशल। एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा विचार प्रकट करने के लिए बल देना है, वो कौन सा कौशल है, बोलना कौशल। पढ़ना कौशल, देखो एक बात तो ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, अगर कहीं पर पढ़ना कौशल आता है तो राइट आंसर उसका कौन सा होगा, अर्थ वाला होगा। यानी जहां पर अर्थ शब्द आ रहा है वो पठन कौशल होगा। बिना अर्थ के पढ़ना पठन कौशल नहीं होता। अब मैं एक लास्ट पर लिखता हूं, आपको समझ में आएगा। लेखन कौशल प्रत्येक छात्र के विचारों को स्थायी रूप प्रदान करता है। यानी जब आपके विचारों को स्थायी रूप प्रदान किया जाएगा, कौन सा कौशल का प्रयोग किया जाएगा, लेखन कौशल का। लेकिन कौन सा कौशल स्थायी, द्वितीय और गौण होता है, तो आपको बताना है लेखन कौशल, द्वितीय और गौण कौशल भी कहते हैं, जो छात्रों के लिए क्या कराता है, प्रोडक्ट तैयार कराता है। अगर किसी छात्र के विचारों को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए किस कौशल का प्रयोग किया जाएगा, लेखन कौशल का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है, आप लोगों को क्लियर है बिल्कुल। अब आते हैं बहुभाषिकतावाद। नोट कर लिया आप लोगों ने, पीछे हो गया। देखो,
अब पढ़ते हैं हम बहुभाषिकतावाद। इससे कंपलसरी आपको दो मिलेंगे, एक संस्कृत में मिलेगा और एक हिंदी में मिलेगा, 100% मिलेगा। देखो कहते कैसे समझना। बहुभाषिकतावाद भारत देश की अस्मिता का अभिन्न अंग है। भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा बोलने, कॉमा लिखने, और उसे सुरक्षित बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है। जिसके द्वारा एक अध्यापक प्रत्येक छात्र की भाषा व संस्कृति को मान्यता देता। अब इसका देखेंगे नोट डाल के। बहुभाषिकतावाद शिक्षण को सीखने में सहायक होती है। प्रोत्साहन, गुण, संसाधन। देखो अब बात यहां पर आती है कि बहुभाषिकतावाद किसे कहते हैं। तो बहुभाषिकतावाद का शाब्दिक अर्थ होता है, मैं इधर आपको समझाऊं। मान लेते हैं ये पूरी क्लास चल रही है, ये पूरी क्लास चल रही है, इस क्लास में बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं। जो टीचर पढ़ा रहा है वो अलीगढ़ से पढ़ा रहा है। इस पूरी क्लास में प्रत्येक छात्र अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, मतलब बहुत से अलग अलग राज्य से हैं। एक बिहार का, एक राजस्थान का, एक उत्तराखंड का, एक कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, हर जगह के अपने अलग अलग छात्र हैं और प्रत्येक राज्य की प्रत्येक छात्र की अपनी भाषा अलग अलग है। अब जो टीचर है उसकी भी अपनी भाषा अलग अलग है, तो उसे इन छात्रों को पढ़ाने में आसानी होगी या परेशानी होगी। देखो बहुभाषिकतावाद का शाब्दिक अर्थ होता है जब एक अध्यापक अपनी क्लास में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण कार्य करे, यानी प्रत्येक छात्र की अपनी अलग अलग भाषा हो, अलग अलग संस्कृति हो, तो उसे पढ़ाने में आसानी होगी, परेशानी हो। तो आपके दिमाग में पूर्ण रूप से आएगा कि सर परेशानी होगी, क्योंकि उसकी अलीगढ़ की भाषा अपनी अलग है, राजस्थान के अलग है, बिहार के अलग है। लेकिन ये गलत, उसे पढ़ाने में क्या होगा, आसानी होगी।
कैसे होगी? जब मैं अलीगढ़ का टीचर बनकर एक राजस्थान के बच्चे को पढ़ा रहा हूं और जब मैं अपनी अलीगढ़ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में बता रहा हूं, तो राजस्थान के बच्चे को अलीगढ़ की संस्कृति के बारे में सीखने का मौका मिलेगा, बिहार के बच्चे को सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर राजस्थान का बच्चा अपने यहाँ पर अलीगढ़ में आके पढ़ रहा है और वो अपने वहाँ की बताता है, तो राजस्थान के बच्चे की संस्कृति बिहार के बच्चे को, आंध्र प्रदेश के बच्चे को, उत्तराखंड के बच्चे को और मेरे जो मैं अलीगढ़ हूँ उसको सीखने का मौका मिलेगा। वो क्या कहलाता है? बहुभाषिकतावाद कहलाता है। देखो मैंने एक बात लिखा है, बहुभाषिकता भारत देश की अस्मिता। अस्मिता का मीन्स होता है पहचान, ये ध्यान रखना। ये जो नाम है वो गूगल बाबा का है, यानी भारत देश की अस्मिता का, यानी भारत देश में एक से अधिक भाषाओं को बोलने का पूर्ण रूप से अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा बोल सकता है, उसे कोई मतलब नहीं है क्या कोई क्या है। और भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा बोलने, लिखने और उसे सुरक्षित बनाए रखने का पूर्ण अधिकार है, जिसके द्वारा एक अध्यापक प्रत्येक छात्र भाषा को मान्यता दे रहा है। अब मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी है, बहुभाषिकतावाद शिक्षण को सीखने में कैसे होती है? सहायक। अब मैंने आपको ये पूरा बता दिया कि यहाँ पर अलग अलग है तो उसको पढ़ने में परेशानी होगी। परेशानी नहीं लगानी है आपको, हमेशा लगानी है आसानी। अब जब भी ये वाला शब्द आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है तो उसके 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन नेगेटिव होंगे और एक पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव में जो आंसर आएगा वो या तो प्रोत्साहन आएगा या गुण के रूप में आएगा, संसाधन के रूप में। क्लियर? इन तीनों में से एक शब्द जो आएगा राइट आंसर वो लगाना है। अभी थोड़ा हम इधर देखते हैं, दूसरा नोट डाल के देखेंगे हम। बहुभाषिकता वाले प्रश्न में 4 ऑप्शन में से तीन ऑप्शन नकारात्मक, अब 3 ऑप्शन नकारात्मक कौन कौन से होंगे? जटिल के रूप में, बाधा के रूप में, चुनौती के रूप में और समस्या के रूप में। इन 4 में से 3 ऑप्शन आएंगे आपको, यानी जटिल के रूप में होगी, बाधा के रूप में, चुनौती के रूप में, समस्या के रूप में। और एक ऑप्शन सकारात्मक यानी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कौन सा होगा? प्रोत्साहन के रूप में, गुण के रूप में, यहां तक दिखाई दे रहा, उसमें लिखा रहा, आ रहा लिखा हुआ, संसाधन के रूप में आएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर सकारात्मक वाला ऑप्शन होगा। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% 2 नंबर आएंगे, पहले बता रहा हूं, 2 नंबर। बहुभाषिकतावाद वो वाद होता है जिसमें एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया शिक्षण कार्य। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी पूरी क्लास में अलग अलग छात्र बैठे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा अलग और सब कुछ है, लेकिन मुझे पढ़ाने में आसानी होगी, परेशानी होगी। तो मुझे पढ़ाने में क्या होगी? आसानी होगी, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर लिखा है बहुभाषिकतावाद शिक्षण को क्या करता है? सीखने में सहायक होता है। इसके देखो मैंने यहाँ पर अपनी भाषा में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। बहुभाषिकतावाद वाले प्रश्न में 4 ऑप्शन में से देखो
4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन कैसे होंगे? नकारात्मक, नेगेटिव। जो 3 ऑप्शन बने कौन कौन से आएंगे? जटिल के रूप में, बाधा के रूप में, चुनौती के रूप में, समस्या के रूप में। इन चारों में से 3 ऑप्शन वो बना के देगा। और एक ऑप्शन कौन सा होगा? सकारात्मक हो, और सकारात्मक भी वो 3 ऑप्शन में से एक बनाएगा। प्रोत्साहन के रूप में, गुण के रूप में, संसाधन के रूप में आएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा वाला होगा? सकारात्मक वाला होगा, जो मैंने ये बताया। अब दोबारा समझे, आपको ये पूरा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन समझ लीजिए। अगर आपको ये वाला शब्द कहीं पर दिखाई दे जा रहा है तो आपको ये याद रखना है कि सर ने ये बताया था कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन कैसे होंगे? हमारे नेगेटिव होंगे, और एक ऑप्शन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। राइट आंसर कौन सा लगाना? पॉजिटिव को लगाना। पॉजिटिव में मैंने आपको लिख दिया, प्रोत्साहन के रूप में पॉजिटिव है, गुण के रूप में पॉजिटिव है, और संसाधन के रूप में पॉजिटिव है। जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया था कि विभिन्न क्षेत्र की भाषा अलग अलग है, तो एक दूसरे को, एक दूसरे की संस्कृति को जानने का, सीखने का मौका मिलेगा। नोट कर लिया आप लोगों ने? समझ में आ गया? क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आते हैं इसके उद्देश्य। अब इस उद्देश्य में पहला पढ़ेंगे हम बहुभाषिकतावाद। शिक्षण को सीखने में सहायता करता है। बहुभाषिकतावाद संसाधन के रूप में कार्य करता है। बहुभाषिकतावाद विभिन्न भाषाओं व विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान कराता है। बहुभाषिकतावाद प्रत्येक छात्र को अपनी मातृभाषा में सीखने पर बल देता है। बहुभाषिकतावाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सीखने में सरल को रुचिकर और प्रभावशाली बनाता है।
बहुभाषिकतावाद एक छात्र को अपनी मातृभाषा में अपने विचार प्रकट करने का अवसर देता है। ये हमारा पूरा बहुभाषिकतावाद है, समझे। अभी मैंने आपको बता दिया कि बहुभाषिकतावाद होता क्या है, यानी एक क्षेत्र यानी एक राज्य या एक पूरी क्लास में अलग अलग भाषाओं के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बहुभाषिकतावाद कहते हैं। मैंने आपको ये बता दिया था कि बहुभाषिकतावाद सीखने को सहायक होता है, न कि नकारात्मक होता है, पॉजिटिव वाला आंसर लगाना। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि बहुभाषिकतावाद शिक्षण को सीखने में सहायता कर रहा है। मैंने जितने भी ये पॉइंट लिखे ना, उसमें सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाई देनी चाहिए कि सारे के सारे पॉइंट कैसे हैं हमारे, कैसे हैं, सकारात्मक। एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बहुभाषिकतावाद बलि किस पर देता है, हमारे सकारात्मक। यानी जब हम शिक्षण कार्य करते समय शिक्षण को आगे ले जाएं, चाहे उसमें एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाए, चाहे एक भाषा हो, चाहे 100 भाषा हो, चाहे 200 भाषा हो, कितने भी राज्य के कितने भी बच्चे बैठे हों, चाहे कितने भी राज्य की अलग अलग भाषाओं के छात्र बच्चे बैठे हों, वो सीखने में कैसा होगा, हमारा सहायक होगा। और जो सहायक होता है वो कैसा पॉइंट होता है, और वो कौन सी कहता है, बहुभाषिकतावाद। यानी बहुभाषिकतावाद शिक्षण को सीखने में सहायता करता है, ये वाली बात ठीक है। बहुभाषिकतावाद किसके रूप में कार्य कर रहा है, संसाधन, ये बात ठीक है। बहुभाषिकतावाद विभिन्न भाषाओं और विभिन्न संस्कृतियों का करा रहा है। जब हमें एक से अधिक भाषाओं को सीखने का मौका मिल रहा है, एक से अधिक संस्कृतियों को सीखने का मौका मिल रहा है, कौन सा कहला रहा है, बहुभाषिकतावाद कहला रहा है। बहुभाषिकतावाद पीछे छात्रों को अपनी मातृभाषा को सीखने में बल देता है। सिंपल सा है भाई, प्रत्येक छात्र को सीखने पर बल दे रहा है, नकारात्मक नहीं कर रहा। भैया अपनी मातृभाषा में सीखो। अगर तुम्हारे घर पर जो भाषा बोली जा रही है उसे अपनी भाषा को सीखो, क्या कहलाता है, बहुभाषिकतावाद। बहुभाषिकतावाद शिक्षण अधिगम को सीखने में सरल, रुचिकर और प्रभावशाली बनाता है। अगर मुझे एक से अधिक भाषाओं को प्रयोग करने का मौका मिल रहा है तो मेरा शिक्षण और इफेक्टिव पूर्ण बनेगा, वो कहला रहा है बहुभाषिकतावाद। जितने भी मैंने अपने पॉइंट लिखे टोटल कैसे लिखे, पॉजिटिव मिले। बहुभाषिकतावाद एक छात्र को अपनी मातृभाषा में अपने विचार प्रकट करने का अवसर देता है। अब इसको कैसे समझेंगे, देखो हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, अलीगढ़ से, और हमारी क्लास में एक बालक कहाँ का बैठा है, बिहार का। अब हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो उससे ये बोलेंगे तुम अलीगढ़ की भाषा में बोलो, नहीं भाई आप अपने बिहार की भाषा में बोल सकते हो, आप अपने विचार खोलकर प्रकट कर सकते हो। हम आपके बिहार की भाषा को मान्यता देंगे, अलीगढ़ में रहकर भी, क्या कहलाता है, बहुभाषिकतावाद। 100 बातों की एक बात, कहीं पर ये वाला शब्द दिखाई दे तो 4 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन कैसे होंगे, और 1 ऑप्शन कैसा होगा, राइट आंसर कौन सा होगा। बस ये था दोस्तों भाषा के कौशल और बहुभाषिकतावाद। मैंने हिंदी की पेडागोजी की 3 वीडियो शूट कर दी हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी पेडागोजी संबंधित शिक्षण सहायक सामग्री। आप इसको नोट कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।